नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण सत्र में आपका स्वागत है। आज तारीख है 25 अक्टूबर 2025 और ये हमारे विश्लेषण का पहला भाग है। ये सत्र खास तौर पर यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए है। इसमें हम आज की जो अहम स्रोत हैं उनसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाओं पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। और हाँ, हो सकता है कुछ विषयों पर हमने पहले भी बात की हो, तो ये एक तरह से रिवीजन जैसा भी हो जाएगा। बिल्कुल। हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से जो जरूरी जानकारी है, उनका कॉन्टेक्स्ट क्या है और उनका असर क्या हो सकता है, उसे आसान भाषा में समझें। हाँ, ताकि तैयारी में मदद मिले। जी तो चलिए शुरुआत करते हैं आसियान से। हाँ। अभी खबर आई है कि प्रधानमंत्री जी मलेशिया में जो 47वां आसियान शिखर सम्मेलन होना है, उसमें वो पर्सनली नहीं जा है, वर्चुअली हिस्सा लेंगे। जी आसियान तो हमेशा से ही अहम रहा है, मतलब दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ। ये एक महत्वपूर्ण अंतर सरकारी क्षेत्रीय संगठन है। 1967 में बना था, बैंकॉक घोषणा के साथ। अच्छा। और इसका मुख्य उद्देश्य है सदस्य देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ाना। इसके संस्थापक सदस्य कौन थे और अब कितने हैं? शुरू में 5 थे: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये संस्थापक सदस्य थे। और अब कुल मिलाकर 10 सदस्य देश है। इसमें ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया भी बाद में जुड़े। अच्छा, 10 सदस्य। और हेडक्वार्टर? हेडक्वार्टर जकार्ता में है, इंडोनेशिया की राजधानी। ठीक है। एशियन के काम करने के तरीके और इसके जो स्तंभ है वो भी काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं ना? हाँ बिल्कुल। इसके 3 मुख्य स्तंभ हैं। एक है राजनीतिक सुरक्षा समुदाय, दूसरा आर्थिक समुदाय और तीसरा सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। और ये काम कैसे करता है, उसके 2 मेन सिद्धांत हैं। एक तो आम सहमति से फैसला लेना, हाँ, कॉन्सेंसस। जी, कंसेंसस। और दूसरा सदस्यों के आंतरिक मामलों में दखल न देना। इसे आसियान वे भी कहते हैं। हाँ, सुना है आसियान वे। और इसी के जरिए वो पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में अपनी सेंट्रल भूमिका बनाए रखना चाहता है। इसमें एआरएफ जैसा कोई फोरम भी है? बिल्कुल। आसियान रीजनल फोरम यानी एआरएफ, ये एक अहम सुरक्षा संवाद मंच है। इसके अलावा सालाना आसियान समिट होता है, आसियान कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल है, जकार्ता में सेक्रेटेरिएट है ही। और एआरएफ की बात करें तो भारत 1996 में इसमें शामिल हुआ था। अच्छा, 96 में? जी, ये हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है। सही। चलिए, क्षेत्रीय सहयोग से अब देश के अंदर आते हैं। पर्यावरण से जुड़ी एक अच्छी खबर है। छत्तीसगढ़ के बरनावापारा वन्य जीव अभ्यारण्य में काले हिरन, मतलब ब्लैक बग, वापस आ गए हैं। जी हाँ, ये बहुत ही सकारात्मक खबर है। करीब 50 साल हो गए थे। माना जा रहा कि वो वहां से स्थानीय रूप से विलुप्त हो गए हैं। 50 साल? हाँ, लेकिन एक 5 साल की फोकस्ड योजना चली, उसके बाद अब उनकी वापसी हुई है। बढ़िया। ये अभ्यारण्य है कहाँ? गनाव। ये छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के उत्तरी हिस्से में है। करीब 245 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है और इसका नाम वहाँ के 2 वन गांवों बार और नवापारा के नाम पर पड़ा है। अच्छा, और वहाँ का लैंडस्केप कैसा है? जंगल, नदियाँ? वहाँ महानदी की सहायक नदियाँ हैं, वो पानी का स्रोत है। बालमदेही नदी पश्चिम में है और जोंक नदी उत्तर पूर्व में सीमा बनाती है। जंगल की बात करें तो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है, मतलब ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। सागौन, साल वाले? हाँ, सागौन, साल, बांस, टर्मिनेलिया ये प्रमुख है। इनके अलावा सेमल, महुआ, बेर, तेंदू जैसे पेड़ भी मिलते हैं। और काले हिरन के अलावा कौन कौन से जानवर है वहाँ? बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से कैसा है ये? देखिए, काले हिरन के अलावा नीलगाय है, जंगली सुअर, बाघ, तेंदुआ, गौर यानी इंडियन बाइसन, साही, अजगर, सांभर, चीतल, ये सब स्तनधारी मिलते हैं। काफी कुछ है। जी, और पक्षियों की भी करीब 150 प्रजातियां हैं, तोते, बगुले, मोर वगैरह। तो काले हिरन की वापसी से वहां की जैव विविधता और बढ़ी है। ये दिखाता है कि अगर सही प्रयास हो तो संरक्षण कामयाब हो सकता है। बिल्कुल सही। संरक्षण की बात हुई तो अब शिक्षा क्षेत्र की एक अहम सरकारी योजना देखते हैं। राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना यानी एनएमएसएस। इसके लिए आवेदन शुरू हुए हैं? जी, एनएमएसएस ये मई 2008 में शुरू हुई थी। केंद्र प्रायोजित योजना है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। इसका मकसद है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के होनहार छात्र हैं वो 8वीं के बाद पढ़ाई ना छोड़ें।
उनको माध्यमिक स्तर तक पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना। 8वीं के बाद ड्रॉप आउट रोकना। हाँ, ड्रॉप आउट रोकना। और ये योजना नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NSP पर उपलब्ध है। अच्छा, तो इसमें मिलता क्या है छात्रों को और कौन अप्लाई कर सकता है? इसमें शिक्षा मंत्रालय हर साल 1 लाख नई स्कॉलरशिप देता है चुने हुए छात्रों को 9वीं से 12वीं क्लास तक, अगर वो सरकारी सहायता प्राप्त या लोकल बॉडी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो 12,000 रुपये सालाना मिलते हैं। 12,000 सालाना मतलब 1,000 रुपये महीना? जी, 1,000 रुपये महीना। ये सीधे उनके बैंक खाते में जाते हैं। और एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी में मेन ये है कि माता पिता की सालाना आय सभी स्रोतों से मिला के 3.5 लाख रुपए से ज्यादा ना हो। 3.5 लाख? जी, और छात्र ने 7वीं क्लास में कम से कम 55% मार्क्स लिए हों। SC/ST छात्रों के लिए 5% की छूट है, मतलब 50%। और वो किसी सरकारी सहायता प्राप्त या लोकल बॉडी स्कूल का रेगुलर स्टूडेंट होना चाहिए। इसमें कोई अपवाद भी है? मतलब कौन पात्र नहीं है और सिलेक्शन कैसे होता है? हाँ, अपवाद है। जो छात्र नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय या राज्य सरकार के आवासीय स्कूलों में पढ़ते हैं वो इसके लिए पात्र नहीं है। सिलेक्शन के लिए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 8वीं कक्षा के लेवल पर एक परीक्षा आयोजित करते हैं। आरक्षण राज्य सरकार के नियमों के हिसाब से होता है। और स्कॉलरशिप जारी रखने के लिए शर्त है कि छात्रों को 10वीं में कम से कम 60% मार्क्स लाने होंगे, SC/ST के लिए 55% और 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं दोनों में पहले प्रयास में पास होना जरूरी है। ठीक है, ये तो हुई शिक्षा की बात। अब जरा अंतर्राष्ट्रीय रक्षा क्षेत्र में चलते हैं। दक्षिण कोरिया अपनी मॉन्स्टर मिसाइल ह्यूनमो 5 तैनात करने वाला है। जी, ह्यूनमो 5 ये दक्षिण कोरिया की बनाई हुई एक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे खास तौर पर गहरे या बहुत मजबूत बने भूमिगत ठिकानों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, और वो भी पारंपरिक हथियार से, मतलब नॉन न्यूक्लियर। अच्छा। इसका वॉरहेड काफी बड़ा और भारी है। ये दक्षिण कोरिया के KMPR सिद्धांत का हिस्सा है। KMPR मतलब कोरियन मैसिव पनिशमेंट एंड रिटेलिएशन। ओके। इसका मकसद है उत्तर कोरिया को बिना परमाणु हथियार इस्तेमाल किए रोकना। इसे अक्टूबर 2024 में ऑफिशियली दिखाया गया था। इसे मॉन्स्टर मिसाइल क्यों कह रहे हैं? क्या खासियत है इसकी? रेंज, पेलोड? हाँ, वो असल में इसके साइज और वजन के कारण। ये करीब 36 टन की है। 36 टन? जी, और ये 8 टन तक का वॉरहेड ले जा सकती है। रेंज पेलोड पर निर्भर करती है, 600 किलोमीटर से लेकर 5,000 किलोमीटर से भी ज्यादा हो सकती है। 8 टन का वॉरहेड? हाँ, और ये वॉरहेड भारी धातुओं से बना है ताकि वो जमीन के नीचे 100 मीटर से भी ज्यादा गहरे बंकरों या कमांड सेंटरों को तबाह कर सके। बाप रे! और इसकी स्पीड वगैरह? बताया जाता है कि जब ये अपने टारगेट की तरफ गिरती है, मतलब टर्मिनल फेज में, तो इसकी स्पीड मैक 10 के करीब पहुंच सकती है। मैक 10? जी, आवाज की रफ्तार से 10 गुना। और इसे मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। तो ये तो रीजनल सिक्योरिटी के लिए काफी बड़ा डेवलपमेंट है। बिल्कुल, ये दक्षिण कोरिया की पारंपरिक डेटरेंस क्षमता को काफी बढ़ाएगा। दक्षिण कोरिया जहां ये क्षमता बना रहा है, वहीं भारत में रेलवे तकनीक का इस्तेमाल वन्य जीवों को बचाने के लिए कर रहा है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे NFR ने घुसपैठ का पता लगाने वाली प्रणाली IDS का सफल परीक्षण किया है। जी, ये टेक्नोलॉजी का एक बहुत अच्छा और सकारात्मक इस्तेमाल है। NFR ने 4 अहम सेक्शंस में ये इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम IDS का ट्रायल पूरा किया है। इसका मकसद है ऑपरेशनल एफिशिएंसी और पर्यावरण संरक्षण, खासकर हाथियों की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना। अच्छा। खास तौर पर उन इलाकों में जहां रेलवे लाइनें जंगलों या हाथियों के रहने की जगहों से गुजरती हैं। ये सिस्टम पटरियों के साथ साथ करीब 10 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। तो ये काम कैसे करता है? मतलब जानवरों का पता कैसे लगाता है? इसमें एडवांस्ड ऑप्टिकल फाइबर सेंसिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। ऑप्टिकल फाइबर? जी, पटरियों के पास जब हाथी आते हैं तो उनकी हलचल से जो कंपन यानी वाइब्रेशंस होती है, उसे ये सेंसर केबल डिटेक्ट कर लेती है। अच्छा। और फिर ये तुरंत कंट्रोल रूम को सिग्नल भेजती है। इससे स्टेशन मास्टर, ट्रेन ड्राइवर, कंट्रोल रूम सबको रियल टाइम अलर्ट मिल जाता है, ताकि वो ट्रेन धीमी कर सकें या रोक सकें। बिल्कुल, ताकि समय पर एक्शन लिया जा सके और हाथियों को बचाया जा सके। ये तो बहुत ही इनोवेटिव है। क्या NFR ने ऐसा कुछ और भी किया है? हाँ, एक और पहल है उनकी, प्लान बी। प्लान बी? जी,
इसमें रेलवे फाटकों पर ऐसे उपकरण लगाए हैं जो मधुमक्खियों की भिनभिनाहट जैसी आवाज निकालते हैं। क्योंकि हाथी मधुमक्खियों की आवाज से डरते हैं और दूर रहते हैं। अरे वाह, ये भी दिलचस्प है। एनएफआर का हेडक्वार्टर गुवाहाटी में है ना? जी, मालीगांव गुवाहाटी में। ठीक है। तकनीक के इस इस्तेमाल के बाद अब जरा वैश्विक अर्थव्यवस्था की तरफ देखें। एक मुद्दा है बढ़ते कर्ज का। जिनेवा में UNCTAD 16 सम्मेलन में सिविले फोरम ऑन डेट शुरू हुआ है। जी, सिविले फोरम ऑन डेट ये स्पेन की पहल है जिसे UNCTAD और UNDSA का समर्थन हासिल है। UNCTAD मतलब यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट और DSA यानी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। इसका मकसद है दुनिया भर में जो कर्ज की चुनौती बढ़ रही है उससे निपटना। ये एक खुला मंच देगा जहां कर्ज सुधार पर बातचीत हो सके, एक्शन लिया जा सके ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिले। इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसमें कौन लोग शामिल होंगे? और ये UNCTAD क्या है एग्जैक्टली? ये फोरम असल में विकास के लिए वित्त पोषण पर जो चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था FFD4 उसी के आउटकम में से एक है। इसे सिविले प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन के तहत लॉन्च किया गया है। इसमें सभी स्टेक होल्डर्स होंगे, कर्ज देने वाले, कर्ज लेने वाले, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान, एकेडमिक्स, सब मिलकर कर्ज स्थिरता, प्रबंधन और नए समाधानों पर बात करेंगे। और UNCTAD? UNCTAD ये व्यापार और विकास के मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र की मुख्य संस्था है। 1964 में बनी थी, एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसका काम क्या है मूलतः? ये आर्थिक और व्यापार विश्लेषण करती है, नीतियां बनाने में मदद करती है और विकासशील देशों को तकनीकी सहायता देती है ताकि वो व्यापार, निवेश, वित्त और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके समावेशी और टिकाऊ विकास कर सकें। अच्छा। इनकी कुछ फेमस रिपोर्ट्स भी हैं, जैसे ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट। ये फोरम कर्ज में डूबे विकासशील देशों के लिए काफी अहम हो सकता है। बिल्कुल। चलिए वैश्विक मंच से अब एक स्थानीय लेकिन गंभीर स्वास्थ्य चिंता की बात करते हैं। भोपाल में दिवाली पर कैल्शियम कार्बाइड गन के इस्तेमाल से कई लोग, खासकर बच्चे, घायल हो गए। ये कैल्शियम कार्बाइड है क्या चीज? हाँ, ये वाकई बहुत चिंताजनक घटना है। कैल्शियम कार्बाइड केमिकल फॉर्मूला CaC2 ये एक केमिकल कंपाउंड है। इसे आमतौर पर फल पकाने वाले बाजारों में मसाला कहते हैं। अच्छा, मसाला। जी, ये भूरा काला सा ढेला या पाउडर जैसा होता है और इसमें लहसुन जैसी गंध आती है। इसे इंडस्ट्री में चूने और कार्बन को मिलाकर बहुत तेज तापमान पर, करीब 2100 डिग्री सेल्सियस पर इलेक्ट्रिक फर्नेस में गर्म करके बनाते हैं। इसका इस्तेमाल क्या है और ये खतरनाक क्यों है इतना? इसका मेन इंडस्ट्रियल यूज है एसिटिलीन गैस बनाना। पानी के साथ रिएक्ट करके ये एसिटिलीन C2H2 गैस बनाता है जो वेल्डिंग वगैरह में काम आती है। एसिटिलीन बहुत ज्वलनशील गैस है। कैल्शियम कार्बाइड खुद भी स्टील बनाने, मेटल कटिंग में यूज होता है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल फलों को आर्टिफिशियली पकाने में होता है। फलों को पकाने में? हाँ, और ये सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। इसके संपर्क में आने से चक्कर आना, बहुत प्यास लगना, जलन, कमजोरी, निगलने में दिक्कत, उल्टी, स्किन पर अल्सर, ये सब हो सकता है। और फलों पर इस्तेमाल से क्या खतरा है? क्या भारत में ये बैन है? देखिए, एक तो एसिटिलीन गैस खुद खतरनाक है। दूसरा, जो इंडस्ट्रियल ग्रेड कैल्शियम कार्बाइड होता है उसमें आर्सेनिक और फॉस्फोरस जैसी खतरनाक अशुद्धियां हो सकती हैं। जब इससे फल पकाते हैं तो ये हानिकारक तत्व फलों पर रह सकते हैं और खाने वाले को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और हाँ, भारत में फलों को पकाने के लिए इसका इस्तेमाल पूरी तरह बैन है। बैन है? जी। खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम 1955 और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन सेल्स रेगुलेशन 2011 के तहत ये प्रतिबंधित है। भोपाल की घटना दिखाती है कि नियमों के बावजूद इसका इस्तेमाल हो रहा है। ये तो वाकई चिंता की बात है। जागरूकता बहुत जरूरी है। अच्छा, स्वास्थ्य से ही जुड़ा एक और टॉपिक लेते हैं, फाइब्रोमाइल्जिया। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसे अक्सर लोग समझ नहीं पाते। बिल्कुल, फाइब्रोमाइल्जिया ये एक क्रॉनिक मतलब लंबे समय तक चलने वाली स्वास्थ्य समस्या है। इसमें होता क्या है कि शरीर की मांसपेशियों और सॉफ्ट टिश्यूज में बहुत दर्द रहता है
और वो छूने पर भी दर्द करते हैं, जिसे टेंडरनेस कहते हैं। इसके साथ साथ अक्सर बहुत ज्यादा थकान, नींद में गड़बड़ी, याददाश्त और कंसंट्रेशन में दिक्कत, जिसे फाइब्रोफॉग भी कहते हैं, और मूड से जुड़ी समस्याएं जैसे तनाव, चिंता, डिप्रेशन भी होती हैं। इसका कारण क्या है और ये लक्षण के लगातार रहते हैं? इसका कोई एक सटीक कारण पता नहीं है। माना जाता है कि कई फैक्टर्स हो सकते हैं, जेनेटिक्स, कोई इन्फेक्शन, कोई फिजिकल या इमोशनल ट्रॉमा। रिसर्च ये बताती है कि जिन लोगों को ये होता है उनका नर्वस सिस्टम दर्द के सिग्नल्स को अलग तरह से प्रोसेस करता है। उनकी दर्द सहने की क्षमता कम हो जाती है, वो ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं दर्द के प्रति। अच्छा। और लक्षण आते जाते रहते हैं, मतलब कभी बढ़ जाते हैं जिसे फ्लेयर अप कहते हैं, और कभी कम हो जाते हैं। दर्द और थकान तो मुख्य लक्षण हो गए, इसके अलावा और क्या हो सकता है और इसका कोई इलाज है? हाँ, दर्द और थकान के अलावा सिरदर्द, माइग्रेन, पाचन की समस्याएं जैसे IBS, दस्त, कब्ज, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, चेहरे और जबड़े में दर्द, TMJ डिसऑर्डर, ये सब भी हो सकता है। काफी कुछ है। जी, और दुर्भाग्य से इसका कोई पक्का इलाज नहीं है, लेकिन हाँ, लक्षणों को मैनेज करने में मदद मिल सकती है। इसमें आम तौर पर दवाएं दी जाती हैं, एक्सरसाइज और मूवमेंट थेरेपी जैसे योग, ताई ची और साइकोलॉजिकल थेरेपी जैसे CBT शामिल होती है। ठीक है। स्वास्थ्य की इन चुनौतियों के बाद अब जरा रक्षा सहयोग की तरफ चलते हैं। भारत और जापान के बीच भारतीय नौसेना का जहाज INS सह्याद्री, इसने JMX-25 अभ्यास में हिस्सा लिया है। जी, JIMX मतलब जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। ये भारत और जापान के बीच एक अहम द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। इसका मकसद है दोनों देशों के बीच जो मजबूत नौसेना संबंध हैं उन्हें और बेहतर करना। ये 2014 में जो हमारी विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी बनी थी जापान के साथ, उसी का हिस्सा है। और ये साझेदारी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए बहुत जरूरी मानी जाती है। इस अभ्यास में क्या क्या हुआ और इसका महत्व क्या है? JIMX-25 में 2 चरण थे। एक समुद्री चरण जिसमें समुद्र में कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज हुई, जैसे एडवांस्ड एंटी सबमरीन वॉरफेयर, मिसाइल डिफेंस ड्रिल्स, फ्लाइंग ऑपरेशंस, एक जहाज से दूसरे पर सामान या फ्यूल ट्रांसफर करना। अच्छा। और दूसरा था हार्बर फेज, जो जापान के योकोसुका में हुआ। उसमें प्रोफेशनल बातचीत, कल्चरल एक्सचेंज, एक दूसरे के शिप पर विजिट, जॉइंट प्लानिंग वगैरह शामिल था। ओके। ये अभ्यास एक तरह से स्वतंत्र, खुले और समावेशी इंडो पैसिफिक के हमारे साझा विजन को दिखाता है। भारत और जापान के बीच और कौन से अभ्यास होते हैं और INS सह्याद्री के बारे में कुछ बताएं। हाँ, और भी हैं, जैसे मालाबार अभ्यास जिसमें भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं शामिल होती हैं। फिर वायुसेना का वीर गार्जियन है और थल सेना का धर्म गार्जियन। और INS सह्याद्री ये भारत में बना शिवालिक क्लास का गाइडेड मिसाइल स्टील फ्रिगेट है। 2012 में कमीशन हुआ था। हाँ। इस पर बैरक 1, शील्ड 1 मिसाइलें हैं, ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइलें हैं, एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर हैं। काफी सक्षम युद्धपोत है ये। बिल्कुल। रक्षा और रणनीति के बाद आखिर में एक हल्की खूबसूरत खबर लेते हैं, कृषि और पर्यटन से जुड़ी। कश्मीर में पहला गुलदाउदी उद्यान खुला है पर्यटकों के लिए। जी हाँ, गुलदाउदी क्राइसेंथेमम जिसे कहते हैं, ये एस्टेरेसी फैमिली का पौधा है, फूलों वाला। इसकी करीब 30 प्रजातियां हैं। ये मूल रूप से एशिया और पूर्वोत्तर यूरोप का है। ये एक 12मासी पौधा है, मतलब हर साल उगता है, और आमतौर पर शरद ऋतु मतलब ऑटम में खिलता है। ये देखने में कैसा होता है और इसे कैसी जलवायु चाहिए? ये करीब 50 से 150 सेंटीमीटर लंबा होता है। पत्तियां थोड़ी कटी-फटी सी होती हैं और फूल काफी बड़े और सुंदर होते हैं। जंगली किस्मों में सफेद, पीले या गुलाबी होते हैं, पर सजावटी किस्मों में तो ढेरों रंग आते हैं। ये मुख्य रूप से उपोष्ण कटिबंधीय और समशीतोष्ण जलवायु का पौधा है। इसके लिए आइडियल तापमान है दिन में 20-28 डिग्री सेल्सियस, रात में 15-20 डिग्री। मिट्टी अच्छी ड्रेनेज वाली चाहिए, जैसे लाल दोमट, pH 6 से 7 के बीच। और ये शॉर्ट डे प्लांट है, इसका क्या मतलब? कोई औषधीय उपयोग भी है इसके? शॉर्ट डे प्लांट का मतलब है कि इसे खिलने के लिए दिन छोटे और रातें लंबी चाहिए होती है। आमतौर पर दिन की रोशनी 12 घंटे से कम। इसीलिए ये अक्सर पतझड़ या सर्दियों की शुरुआत में खिलता है। अच्छा, इसलिए ऑटम में। जी,
और उपयोग की बात करें तो सजावट के अलावा पारंपरिक चिकित्सा में भी इसका इस्तेमाल होता है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर के लिए, या माना जाता है कि ये बुखार, सिर दर्द, सूजन कम करने में मदद करता है। दिलचस्प। तो ये थे 25 अक्टूबर 2025 भाग 1 के कुछ महत्वपूर्ण विश्लेषण। हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंध, पर्यावरण, सरकारी योजनाएं, रक्षा, तकनीक, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, कृषि, कई क्षेत्रों को कवर किया। उम्मीद है ये जानकारी यूपीएससी की तैयारी में काम आएगी। बिल्कुल। हमने आसियान से लेकर गुलदाउदी तक, ह्यून मूव 5 मिसाइल से लेकर रेलवे के आईडीज तक, एनएमएमएस से लेकर फाइब्रोमाइल्जिया तक कई अलग अलग विषयों पर बात की। हर विषय अपने आप में गहरा है और आगे जानने की उत्सुकता जगाता है। सही कहा। और आज की चर्चा से एक विचार ये भी उठता है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। हमने एक तरफ ह्यून मूव 5 जैसी आक्रामक तकनीक देखी और दूसरी तरफ रेलवे के आइडियाज जैसी रक्षात्मक और संरक्षणवादी तकनीक। भविष्य में इस तरह के तकनीकी विकास वैश्विक सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के बीच जो नाजुक संतुलन है उसे कैसे प्रभावित करेंगे? इन टेक्नोलॉजीज के नैतिक और रणनीतिक पहलू क्या हो सकते हैं, खासकर तब जब संसाधन सीमित हों और प्राथमिकताएं अलग-अलग हों? ये सोचने वाली बात है। खैर, अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आने वाले सत्रों से भी जुड़े रहें। सुनने के लिए धन्यवाद।